गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट वर्जनिंग किसे कहते हैं और साथ ही साथ हमारा लाइफ साइकिल पॉलिसी क्या होती है बकेट के अंदर। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं और स्टोरेज के अंदर ये बेहद कॉमन सवाल है जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है या एग्जाम के अंदर आ सकता है। और लैब भी मैं आपको एज यूजुअल दोनों तरीके से कराऊंगा, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्लाउड शेल के थ्रू ये लैब कैसे की जा सकती है और साथ साथ कंसोल के थ्रू ये लैब कैसे की जा सकती है, ताकि इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल हो जाए। एज यूजुअल मैंने हमेशा कहा है कि किसी ट्रेनिंग सेंटर में ये सारी चीजें डिस्कस नहीं की जाती। आप कितने ही महंगे प्लेटफॉर्म पर क्यों ना चले जाएं, तो बेहतर है आप यहां से पढ़ाई करें और ऐसा सोचकर करें कि हमने एक पेड कोर्स ले रखा है, तो YouTube पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं बताऊंगा या आपसे शेयर नहीं करूंगा। नो नीड टू वरी, मैं ये पूरा कोर्स डिटेल में लेकर आ रहा हूं, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट वर्जनिंग की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट वर्जनिंग किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट वर्जनिंग की बात करूं तो बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जीसीपी के अंदर अपनी एक बकेट बनाते हैं क्लाउड स्टोरेज में, ये बात आप जानते हैं। इसे मैं बकेट कहता हूं, जो कि मैं क्लाउड स्टोरेज के अंदर क्रिएट करता हूं। मेरी जो क्लाउड स्टोरेज होती है उसके अंदर मैं ये बकेट क्रिएट करता हूं। यहां पर हम वर्जनिंग इनेबल करते हैं और वर्जनिंग इनेबल करने का पर्पस क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आप बुनियादी बात समझे कि अगर आपने कोई फाइल पे काम किया, फॉर एग्जांपल आप एक अकाउंटिंग कंपनी में काम करते हैं या आप कोई डेवलपर है जिसको डेली कोड लिखना होता है, तो फॉर एग्जांपल आपने 100 लाइंस का कोड लिखा आज और 100 लाइनें लिखने के बाद आपने उस फाइल को सेव कर दिया और सेव करने के बाद आपने उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट डे आए, नेक्स्ट डे आपने और आगे काम शुरू किया और आपने 101 नंबर से लिखना शुरू किया, ये 101 नंबर की लाइन से लिखना शुरू किया और आपने 200 नंबर तक की लाइन तक लिखा, यानी 200 लाइनें टोटल आपने लिख ली। 100 आपने डे 1 पे लिखी थी और 100 आपने डे 2 पर लिखी। अब आपने दोबारा इस फाइल को यहां पे अपलोड कर दिया। ऐसे में क्या होगा कि सेम फाइल अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल फाइल के नाम से, फाइल 1 के नाम से, तो ये क्या होगा कि ये फाइल जो आप अपलोड कर रहे हो ये फाइल ओवरराइट हो जाएगी, क्योंकि सेम नाम से फाइल है। आप उसको अगर सेम नाम से अपलोड करोगे तो वो ओवरराइट हो जाएगी। तो इसमें भी मसला है कि ओवरराइट होने का मतलब क्या है कि पुरानी वाली फाइल हटके उसकी जगह अपडेटेड फाइल आ जाएगी, जिसमें पुराना वाला कंटेंट भी होगा, नया वाला कंटेंट भी होगा। आप ऐसे कर सकते हो बट नॉर्मली केसेस में हम ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं भाई हो सकता है मैंने जो अगले दिन जो 101 से 200 लाइनें लिखी हैं ये गलत हो, तो इसकी वजह से मुझे पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा 200 लाइनों का। तो मैं क्या करूंगा, डेली अपने लैपटॉप में उसको सेव करता जाऊंगा। डे 1 के नाम से सेव करूंगा, डे 2 के नाम से सेव करूंगा, फिर अगले दिन आऊंगा, फिर यहाँ पे 201 से लेकर 300 तक के कोड लिखूंगा, 300 लाइनों तक का, और डे 3 के नाम से मैं उसको अपने लैपटॉप में सेव कर लूंगा। या फिर उसी नाम से मैं फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 के नाम से अपनी स्टोरेज में अलग अलग नामों से सेव करूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि फाइल 1 में 100 लाइनों तक का लिखा है, फाइल 2 में 200 लाइनों तक लिखा है और फाइल 3 में 300 लाइनों तक लिखा है। लेकिन ये एक टीडियस प्रोसेस है और इसमें चीजों के गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे में क्लाउड कहता है कि भाई आपको ये सारी चीजें या इसके वर्जन्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है, हमारे पास एक सर्विस होती है ऑब्जेक्ट वर्जनिंग। आप जस्ट इसको इनेबल कर दो अपनी बकेट के ऊपर। आप जैसे ही इसको ऑन कर दोगे, उसके बाद उस फाइल को आप जितनी बार भी अपलोड करोगे, सेम नाम से, अलग नाम से करोगे, फिर तो अलग फाइल एक सेव हो जाएगी, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपको फाइल को हमेशा सेम नाम से अपलोड करते जाना है। जिस दिन भी आप काम कर रहे हो, काम करने के बाद आप उसे सेम नाम से अपलोड कर दें, तो ऐसा करने पे क्या होगा, वो अपने आप क्लाउड उसके वर्जन्स को मेंटेन करना शुरू कर देगा। डे 1 पे आप जो फाइल अपलोड करोगे उसको वो मेंटेन करेगा, फिर अगले दिन जैसे ही आप दूसरी फाइल अपलोड करोगे सेम नाम से, तो वो इस डे 1 वाली फाइल का एक नॉन करंट वर्जन बना देगा। यानी कि भाई ये मेरा एक वर्जन है इसका पुराना और लेटेस्ट वर्जन ये वाला है जो इन्होंने डे 2 पे अपलोड किया है। जब आप डे 3 पे आएंगे तो आप दोबारा उस फाइल को अपलोड करेंगे फाइल 1 के नाम से, नाम हमेशा सेम रहेगा, नाम कभी चेंज नहीं करेंगे आप। फिर आप अपलोड करेंगे डे 3 में। ऐसा करने से क्या होगा कि अब ये जो डे 2 वाला था ये नॉन करंट वर्जन बन जाएगा, यानी कि ये एक्चुअल वर्जन नहीं है, और ये मेरा लाइव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लाइव ऑब्जेक्ट मतलब जो प्रेजेंट में मेरी सबसे अपडेटेड फाइल है उसे मैं लाइव ऑब्जेक्ट कहूंगा। तो जो सबसे अपडेटेड फाइल होगी वो लाइव ऑब्जेक्ट कहलाएगी और उससे पुराने जितने वर्जन होंगे वो नॉन करंट वर्जन के नाम से मेरे मेंटेन होते रहेंगे। मैं जिस दिन का भी काम देखना चाहता हूं मैं देख सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला नॉन करंट वर्जन अगर ओपन करूंगा तो मुझे 100 लाइनें सिर्फ नजर आएंगी। अगर मैं ये वाला नॉन करंट वर्जन ओपन करूंगा तो मुझे 101 से 200 लाइनें और उसमें
पुरानी लाइनें भी होंगी तो मुझे सारा काम नजर आएगा, यानी डे 1 डे 2 का काम नजर आएगा। तो इस तरीके से हम वर्जनिंग को मेंटेन कर सकते हैं क्लाउड के अंदर, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट सर्विस है। एज यूजुअल आप जानते हैं इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि एज अ डेवलपर जब आप कोड लिखते हैं तो आप डे वाइज आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वर्जनिंग के बारे में एक खास बात आपको बता दूं कि अगर आपने बकेट बना ली है और वर्जनिंग आपकी ऑफ है और उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने डे 1 का काम किया, डे 2 काम किया, डे 3 काम किया, तो कोई वर्जन मेंटेन नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वर्जनिंग ऑफ है। तो ऐसे में क्या होगा, जो भी करंट फाइल होगी बस वो रहेगी, बाकी सारी ओवरराइट हो चुके हैं, यानी ये अवेलेबल नहीं रहेगी मेरे पास। अब फॉर एग्जांपल आपको लगा कि यार मैंने तो गलती कर दी, मेरे को तो वर्जनिंग ऑन करना था, तो डे 3 के बाद आपने वर्जनिंग को ऑन कर दिया, तो याद रखिएगा अब इससे आगे जितना काम आप करेंगे उसके वर्जन मेंटेन होंगे, पुरानी वाली फाइलें वापस नहीं आने वाली, या ऐसा नहीं है वो वर्जन अपने आप अब आ जाएंगे वापस। आप जब से वर्जनिंग को इनेबल करते हैं उसके बाद जितना काम आप करेंगे वो वर्जन्स मेंटेन होंगे, उससे पहले अगर आपने कुछ कर रखा है तो वो वर्जन मेंटेन नहीं होते हैं। इसके बाद एक और खास बात बता दूं, नॉन करंट वर्जन को अगर आप डिलीट करते हैं तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लाइव ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट तो हो जाएगा बट ये नॉन करंट वर्जन बन जाएगा, ये डिलीट होने के बाद भी नॉन करंट वर्जन की तरह वहां पे पड़ा रहेगा और आप चाहे तो इसको रीस्टोर कर सकते हैं। इवन आप रीस्टोर किसी भी नॉन करंट वर्जन को कर सकते हैं। रीस्टोर करने का मतलब यह है मैं उसको लाइव ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने 3 दिन काम किया और बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये दोनों काम गलत है, इनको डिलीट करना पड़ेगा और डे 1 से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं डे 1 को रीस्टोर करूंगा और रीस्टोर करने से मेरा डे 1 वाला जो फाइल है जिसमें 100 लाइनें लिखी थी वो अब मेरा करंट वर्जन या लाइव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद जो बाकी थी जो फाइलें वो मैं डिलीट कर सकता हूं या रख सकता हूं, जैसा भी मैं चाहूं वो मेरे ऊपर है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट वर्जनिंग, जो पहले मैंने कोशिश करी है कि आपको समझा दूं। अब इसकी थ्योरी पर भी फोकस कर लेते हैं। इसकी थ्योरी भी मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि इंटरव्यू में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएं और साथ ही साथ एग्जाम में भी जितने सवाल आने वाले हैं उन पे भी आप इजीली आंसर कर सके। बाकी यहां पर जो मैंने समझाया ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से ही आपके एग्जाम के सारे सवाल निकल जाएंगे। अब तक जितनी बातें मैंने आपको बताई है बट फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं सो दैट इसके नोट्स भी आपके मेंटेन हो जाए। तो ऑब्जेक्ट वर्जनिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने बड़ी सिंपल बातें लिखी हैं जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। टू सपोर्ट द रिट्रीवल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर डिलीटेड और रिप्लेस्ड, क्लाउड स्टोरेज ऑफर्स द ऑब्जेक्ट वर्जनिंग फीचर। यानी कि आपने अगर कोई वर्जन्स को या कोई पुरानी फाइल्स को डिलीट कर दिया है और वो आप चाहते थे कि वो वर्जन्स के फॉर्म में मेंटेन रहे, तो ये कहते हैं कि भाई क्लाउड एक फीचर लेके आया जिसे वर्जनिंग कहा जाता है। वंस इनेबल्ड ऑब्जेक्ट वर्जनिंग, आप जैसे ही ऑब्जेक्ट वर्जनिंग को ऑन करते हैं, क्लाउड स्टोरेज रिटेन्स अ नॉन करंट ऑब्जेक्ट वर्जन ईच टाइम यू रिप्लेस और डिलीट अ लाइव ऑब्जेक्ट वर्जन। वो कहते हैं कि जैसे ही आप लाइव ऑब्जेक्ट वर्जन को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे किसी नई फाइल से या आप उस लाइव ऑब्जेक्ट वर्जन को डिलीट करेंगे, क्लाउड स्टोरेज उसका एक नॉन करंट वर्जन क्रिएट कर देगा। As long as you do not specify the generation number of the live version, वो कहते हैं कि जब तक कि आप स्पेसिफाई ना कर दें कि लाइव वर्जन क्या है तब तक क्लाउड इस तरीके का काम करेगा। जनरेशन नंबर क्या होता है बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा लैब में, जब मैं क्लाउड शेल पे काम कराऊंगा तो लास्ट में ना इनका एक जनरेशन नंबर क्रिएट होता है काफी बड़ा, मेरे ख्याल से 17, 15, 16 डिजिट्स का एक नंबर होता है जिसे जनरेशन नंबर कहते हैं, जो काइंड ऑफ एक टेक्निकल नंबर है इसका, जिससे ये पता चलता है ये कौन से लेवल का वर्जन है। तो काफी सारे जनरेशन नंबर क्रिएट होते हैं। नॉन करंट वर्जन्स रिटेन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट बट आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय देयर जनरेशन नंबर। तो हर नॉन करंट वर्जन की सबसे अलग पहचान क्या होगी, उसका जनरेशन नंबर। ये वो चीज होगी जिससे पता चलेगा कि ये नॉन करंट वर्जन अलग है और ये अलग है, और ये यूनिक होता है, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल ये किसी का भी सेम नहीं हो सकता। तो जनरेशन नंबर होता है, लास्ट में लिखा आता है, मैं आपको दिखाऊंगा क्लाउड शेल पे जब मैं काम कराऊंगा तो बहुत सारे वर्जन्स आएंगे जिनके लास्ट में जो एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा वो होता है हमारा जनरेशन नंबर। तो ये हमेशा यूनिक होता है, हर नॉन करंट वर्जन का एक जनरेशन नंबर क्रिएट होता है और इसे आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। नॉन करंट वर्जन्स ओनली अपीयर इन रिक्वेस्ट दैट एक्सप्लिसिटली कॉल फॉर देम टू बी इंक्लूडेड। ये कहते हैं नॉन करंट वर्जन जो है वो आपको तभी नजर आएंगे जब आप रिक्वेस्ट करेंगे या जब आप उसे एक्सेस करेंगे, अदरवाइज वो बैकएंड में रहते हैं। आपको बकेट में हमेशा अपना करंट लाइव ऑब्जेक्ट ही नजर आएगा, नॉन करंट वर्जन आपको कभी नजर नहीं आएंगे।
इफ यू डिसेबल ऑब्जेक्ट वर्जनिंग, अगर आप ऑब्जेक्ट वर्जनिंग को डिसेबल करते हैं तो क्या होगा, द बकेट नो लॉन्गर एक्यूमुलेट्स न्यू नॉन करंट वर्जन्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं उसके बाद फिर अगर आप कोई फाइल वही उसी नाम से फाइल को दोबारा अपलोड करेंगे तो उसका पिछला जो काम था वो वर्जन में मेंटेन नहीं होगा, वो ओवरराइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने वर्जनिंग इनेबल की हुई है, आपने फाइल 1 बनाई, ये डे 1 पे आपने बनाई, आपने अपलोड कर दी, फिर आपने डे 2 पे फाइल बनाई सेम नाम से, अपलोड कर दी, डे 3 पे फाइल बनाई सेम नाम से, अपलोड कर दी, डे 4 पे फाइल बनाई सेम नाम से, अपलोड कर दी। तो इस केस में आपके पास टोटल कितनी फाइलें अवेलेबल होंगी, 4 होंगी। एक लाइव ऑब्जेक्ट ये वाला जो सबसे लेटेस्ट होगी वो लाइव ऑब्जेक्ट के नाम से रहेगी, बाकी तीनों फाइलें आपके पास नॉन करंट वर्जन्स के नाम से रहेंगी, नॉन करंट वर्जन 1, 2 एंड 3, ये 3 नॉन करंट वर्जन मेरे पास रहेंगे। लेकिन अगर आप उसके बाद डिसेबल कर देते हो, आपने उसके बाद क्या किया, वर्जनिंग को ऑफ कर दिया, तो ऐसे केस में ये वर्जन रहेंगे। लाइव ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब आपने एक चौथी फाइल बनाई जिसमें कि आप वर्जनिंग को ऑफ कर चुके हो, अब आपने डे फाइल की फाइल को अपलोड किया, तो ऐसे में ये नॉन करंट वर्जन तो अपनी जगह रहेंगे। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है अब नॉन करंट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वर्जनिंग ऑफ कर चुके हो, ये हट जाएगा और ओवरराइट हो जाएगा इस फाइल से। यानी लाइव ऑब्जेक्ट अब डे 5 वाली फाइल हो जाएगी और डे 4 की फाइल आपके पास नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वर्जनिंग इनेबल नहीं है, तो वो ओवरराइट हो गई इस फाइल के साथ। अब सपोज आप डे 6 पे आए, आपने डे 6 पे दोबारा काम किया और फाइल को सेम नाम से अपलोड किया, ऐसे में अब डे फाइल की 5 की जो फाइल है वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगी डे 6 से, यानी वो कोई वर्जन या उसका कोई बैकअप मेंटेन नहीं रहेगा। डे 5 नाम की फाइल कहीं पर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रिप्लेस हो गई डे 6 से, वर्जनिंग थी नहीं, इसीलिए उसके नॉन करंट वर्जन क्रिएट ही नहीं होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी थी, तो ये भी मैंने यहां पर लिख दिया, यही चीज यहां पर बताई गई है, समझाई गई है। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट वर्जनिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं सीधा लैब पर ही ले जाके करा देता हूं, अगर क्योंकि यहां लिखवाऊंगा तो उसमें ऐसा कुछ लिखवाने जैसा है नहीं, कंसोल पे सीधा आपको कराता हूं और उसके बाद मैं आपको लैब में क्लाउड शेल पर भी जाके दिखाता हूं कि ये काम कैसे किया जाएगा। आप वहीं से नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अगर यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन करता रहूंगा कि कैसे कैसे लैब हमें करनी है। तो अब चलते हैं सीधा लैब पे और वर्जनिंग करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए अपनी लैब के ऊपर और चलते हैं अब सीधा सीधा हैमबर्गर मेन्यू पे। और यहाँ पे देखें आपके पास क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन होगा और यहाँ पे बकेट्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। बकेट बनाना ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे फटाफट से एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं ताकि वर्जनिंग का काम करके देख सकें। नाम दे देते हैं बकेट 768, कुछ भी दे दो, 76767 दे दो और कंटिन्यू करते हैं। मल्टी रीजन इसको हम रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडर्ड स्टोरेज हम यहाँ पर रखेंगे, कंटिन्यू करते हैं। एनफोर्स पब्लिक एक्सेस प्रिवेंशन ऑन दिस बकेट, इसको हम हटा देते हैं। एक्सेस कंट्रोल हम यूनिफॉर्म रखेंगे, कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्ट वर्जनिंग हम यहाँ पे नहीं कर रहे फिलहाल, आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, बट इसको हम बाद में इनेबल करेंगे, तो वो ऑप्शन भी आपको दिखाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। एनक्रिप्शन भी मैं नहीं करना चाहता, सिंपल इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी बकेट क्रिएट हो चुकी है। परमिशंस में जाऊं, प्रोटेक्शन में जाऊं, तो अभी मेरी वर्जनिंग ऑफ है। तो यहां पे आप वर्जनिंग को ऑन कर सकते हैं इस ऑप्शन में जाके। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अगर वर्जनिंग ऑफ रहेगी तो क्या होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेस्ट फाइल बनाता हूं और सपोज करें नोटपैड भी बना लेते हैं और यहाँ पे इसको नाम देते हैं day 1 डेटा। इसके अंदर कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है day 1 डेटा और यहाँ पे सेव एज करते हैं और इसको नाम देते हैं वर्जनिंग। इस फाइल को नाम दे देते हैं वर्जनिंग, कि हमने भैया वर्जनिंग फाइल बनाई है एक, है ना। और यहाँ पे सेव करते हैं। ये फाइल हमारी सेव हो गई वर्जनिंग के नाम से, आप देख सकते हैं वर्जनिंग, ये फाइल हमारी सेव हो गई day 1 डेटा। अब मैं यहाँ पे जाके इसको अपलोड करता हूँ, तो आप यहाँ पे वर्जनिंग वाली फाइल को उठा लें और इसको अपलोड कर लें। तो देखें ये अपलोड हो रही है, ये अपलोड हो गई जी। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये नज़र भी आ रही है मुझे। अब यहाँ पे अगर मैं इस पर चेक करूँ तो मुझे day 1 लिखा हुआ नज़र आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इस पर ओपन करूँ तो मुझे day 1 नज़र आना चाहिए, मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगले दिन आया, मैंने यहाँ पे कुछ और काम किया। मैंने day 1 के बाद day 2 वाला काम किया और वो डेटा भी अपडेट कर दिया और उसके बाद मैंने अपनी फ़ाइल को सेव कर दिया। अब ये सेम फाइल सेम नेम से अगर मैं अपलोड करूँ तो मैं यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाऊँगा और मैं सेम फाइल को उठाऊँगा, अपलोड करूँगा।
तो ये मुझसे कहेगा कि भाई ये फाइल तो इस नाम से ऑलरेडी है, वर्जनिंग डॉट टेक्स्ट के नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इस बकेट में, तो क्या करना चाहिए, क्या हम इस फाइल को ओवरराइट कर दें? मैं कहता हूं जी हाँ, आप ओवरराइट कर दें। ओवरराइट करने से क्या होगा, पुरानी वाली फाइल के ऊपर ये ओवरराइट कर देगा, यानी पुरानी हट जाएगी, नई वाली से अपडेट हो जाएगी। तो अब मैं अगर इस फाइल को ओपन करूं, तो मैं अगर यहां पे ओपन करूं तो मुझे डे 1 डे 2 दोनों नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स मुझे नजर आएगा, है ना। मुझे मेरी पुरानी फाइल क्या अब नजर आएगी? नहीं आएगी। तो क्या मुझे वो पुरानी फाइल मैं रिकवर कर सकता हूं? जो मैंने पुरानी फाइल थी मेरे पास, क्या मैं उसे रिकवर कर पाऊंगा? जी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई वर्जन नहीं होगा, कोई वर्जन हिस्ट्री नहीं है। और वर्जन हिस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अब तक वर्जनिंग इनेबल नहीं किया। अगर मैं ओवरराइट कर दूंगा तो सिर्फ लेटेस्ट वर्जन मेरे पास रहेगा, पुराने वाला वर्जन मेंटेन नहीं करेगा वो। तो मैं चाहता हूं प्रोटेक्शन पे और वर्जनिंग को इनेबल कर देता हूं। यहां पे मैं इसको करता हूं टर्न ऑन ऑब्जेक्ट वर्जनिंग, मैं कहता हूं जी हां, कंफर्म कर दिया मैंने, और ये देखिए मेरी वर्जनिंग ऑन हो गई। तो क्या ऐसा करने से पुरानी फाइल वापस आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वर्जनिंग आपने अब इनेबल करी है। अब जितनी भी बार आप इसको अपडेट करोगे, कुछ भी करोगे, तो वर्जन मेंटेन होगा। पुराने वाले वर्जन मेंटेन नहीं होंगे, क्योंकि वर्जनिंग आपने उसके बाद स्टार्ट की है। तो पुराना काम का कोई वर्जन नहीं रहेगा आपके पास। ये मान के चलिए अभी यही एक फाइल अवेलेबल है जिसमें डे 1 एंड डे 2 लिखा हुआ है। अब मैं यहां पे वर्जनिंग करने के बाद मैं यहां पे करता हूं डे 3 वर्जनिंग इनेबल फाइल, यानी ये पहली फाइल है जिसमें वर्जनिंग इनेबल थी, उसके बाद मैं यहां पे अपडेट कर रहा हूं, डे 3 के नाम से डेटा अपडेट कर रहा हूं, और इस फाइल को मैं दोबारा अपडेट करता हूं। मैं यहां पे अपलोड करता हूं इस फाइल को, डेस्कटॉप पे जाके वर्जनिंग को सिलेक्ट करता हूं, तो दोबारा मुझसे कहेगा, मैं दोबारा ओवरराइट करूंगा। लेकिन अब की बार ओवरराइट करने में क्या होगा, ये उसका एक वर्जन मेंटेन करेगा। जी हां, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ये देखिए, 1 नॉन करंट वर्जन इज अवेलेबल नाउ, यानी अब ये वर्जन मेंटेन कर रहा है। मैं दोबारा से काम करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं डे 4 डेटा, वर्जनिंग तो इनेबल है ही। मैं दोबारा से इस फाइल को अपलोड करता हूं, और यहां पे मैं अपलोड फाइल में जाता हूं, मैं यहां पे वर्जनिंग पे आता हूं, सेम फाइल सेम नाम से। वर्जनिंग करनी है तो नाम हमेशा सेम रहेगा फाइल का, तभी वर्जनिंग काम करेगी। ओवरराइट करता हूं। अब की बार यहां पे नॉन करंट वर्जन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। दिखाता हूं आपको, ये देखें, 2 नॉन करंट वर्जन्स। अब आप जिस वर्जन पे जाना चाहें आप उस वर्जन पे जा सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल अभी अगर करंट वर्जन चेक करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, आई विल शो यू, डे 4 तक का नजर आ रहा है। लेकिन आप चाहते हो मुझे डे 3 जहां से मैंने वर्जन इनेबल किया है वो नजर आए, तो चलें जी वो देख लेते हैं। वर्जन हिस्ट्री में आते हैं। आपके पास 2 नॉन करंट वर्जन है, डे 3 वाला भी और डे 2 वाला भी होगा, क्योंकि उस पर हमने अपडेट कर दिया था। तो मैं यहाँ पे इस वाली फाइल को ओपन करता हूँ एंड आई विल चेक कि भैया इसमें क्या है। तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ एंड सी डे 1 डे 2 इज अवेलेबल। इसके बाद मैं अब ये वाली फाइल चेक करता हूँ, इससे ऊपर वाली, इसमें डे 3 वाला डेटा आपको नजर आएगा, डे 1 डे 2 डे 3, सी डे 1 डे 2 डे 3, यानी सारे वर्जन्स मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है, ये मैंने कंसोल के थ्रू आपको सिखा दिया वर्जन कैसे मेंटेन होते हैं। आप यहाँ पे एक और फाइल बनाना चाहते हो, आप यहाँ पे एक और बना दो, फाइनल डेटा, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखकर इसको सेव कर दो, क्लोज कर दो। यहाँ पे दोबारा मैं इस फाइल को अपलोड करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे वर्जनिंग पे आते हैं, ओपन करते हैं, ओवरराइट करते हैं, कंटिन्यू अपलोडिंग एंड सी। अब नॉन करंट वर्जन 2 की जगह कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। दिखाता हूँ आपको, ये देखें 3 हो गए। अब आप इस पे जाएं, अभी जो आपकी एक्चुअल फाइल है उसमें तो फाइनल डेटा तक आ रहा होगा, ये देखें फाइनल डेटा तक आ रहा है, बट बाकी के वर्जन मेंटेन हो रहे हैं। अब मजे की बात क्या है, अगर मैं इस लाइव ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूं तो ये नॉन करंट वर्जन बन जाता है, परमानेंटली डिलीट नहीं होता। तो मैं ऐसा करता हूं, लाइव ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूं। बिकॉज ऑब्जेक्ट वर्जनिंग इज इनेबल दिस एक्शन विल क्रिएट अ नॉन करंट वर्जन, तो यानी ये परमानेंटली डिलीट नहीं होगी, नॉन करंट वर्जन में चली जाएगी। आई विल शो यू। तो मैंने लाइव ऑब्जेक्ट को डिलीट किया, ये डिलीट हो गया। अब एक काम करते हैं, शो डिलीटेड डेटा में जाते हैं, मुझे देखे नजर आ रहा है वर्जनिंग डॉट टेक्स्ट डिलीटेड, मैं इस पर क्लिक करता हूं, इसको ओपन करता हूं, नो सच ऑब्जेक्ट बकेट वर्जनिंग टेक्स्ट, ओके जस्ट अ मिनट। तो ये डिलीट हो चुकी है, तो आपने वर्जन हिस्ट्री में जाना है। अब यहां पे आप देखें, आपके पास ये एक फाइल है,
इस फाइल को पहले आप ओपन करें, डाउनलोड करें। परफेक्ट है, फाइनल डेटा वाली फाइल यही है, लाइव ऑब्जेक्ट वाली मेरी जो फाइल थी वो यही है, यानी ये अब नॉन करंट वर्जन बन गई, आप देख सकते हो। अब आपकी चॉइस है, आप इसको लाइव ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, इसको बनाना चाहते हो, इसको बनाना चाहते हो, इसको बनाना चाहते हो। जिसको भी लाइव ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो या करंट वर्जन बनाना चाहते हो, रीस्टोर पे क्लिक करो, वो आपका करंट वर्जन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल जो है, इसको अगर डाउनलोड मैं करूं तो यहां पे day 1 day 2 है। अब मैं अगर इसको यहां रीस्टोर कर दूंगा तो ये मेरा लाइव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, यानी day 1 day 2 वाली फाइल मेरी करंट फाइल बन जाएगी। सी गाइस, लाइव ऑब्जेक्ट आपको दिखाता हूं। अब मैं, ये मेरा लाइव ऑब्जेक्ट आ गया। मैं अगर इस फाइल को अभी ओपन करूं तो ऑफ कोर्स मुझे क्या नजर आना चाहिए, day 1 day 2 ओनली। एंड सी गाइस, ये मेरा लाइव ऑब्जेक्ट है, यानी जिसको भी आप रीस्टोर करेंगे वही आपका करंट वर्जन बन जाएगा। लेकिन एक चीज और है, अगर आप अपने पुराने वर्जन्स को डिलीट करते हैं, नॉन करंट वर्जन्स को, तो वो रिकवर नहीं किए जा सकते। आई विल शो यू। मैं यहां पे इसको डिलीट करता हूं, एंड नाउ इट्स परमानेंटली डिलीटेड। मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता जो मैंने डिलीट किया है। ऑलवेज रिमेंबर, जो नॉन करंट वर्जन है वो अगर आप परमानेंटली डिलीट कर देंगे तो आप उनको रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लाइव वर्जन को डिलीट करेंगे तो वो भी नॉन करंट वर्जन बन जाता है और उसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप ऑब्जेक्ट वर्जनिंग से रिलेटेड जितना कुछ है आपको समझ आ गया होगा। अब इसी को अगर हमने करना है क्लाउड शेल की हेल्प से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जरा ये देख लेते हैं। तो मेरा क्लाउड शेल ओपन हो चुका है गाइस, और यहां पे अभी क्योंकि मेरे पास कुछ पुरानी फाइलें होंगी तो मैं चाहता हूं कि आप और मैं सेम लेवल पे आ जाए। तो मैं उन पुरानी फाइल्स को डिलीट करना चाहता हूं, तो पहले मैं चेक करता हूं कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो देखिए, इतनी सारी फाइल मेरे यहाँ अवेलेबल है। मैं इन सबको डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपल कमांड चलाऊंगा sudo rm-rf, और उसके बाद मैं डॉलर का साइन लगा के इसको डिलीट कर दूंगा। परफेक्ट है। अभी आप एलएस करें, अभी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। क्लाउड शेल को अपने एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वांट क्लियर वीएम स्टेट, रीस्टार्ट कर लें आप। तो गाइज, मेरा क्लाउड शेल जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है, और अब मैंने यहां पे क्लाउड शेल की हेल्प से इस वर्जनिंग वाले सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वर्जनिंग इनेबल कैसे की जा सकती है क्लाउड शेल की हेल्प से। तो सबसे पहले बकेट पे जाके हम चेक कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं अभी बकेट पे जाऊं तो मेरी वर्जनिंग जो है वो ऑलरेडी ऑन है। तो पहले मैं इसे ऑफ कर देता हूं, सो दैट हम यहां से क्लाउड शेल से इसको ऑफ करके देखें। अच्छा, ऑफ भी मैं क्लाउड शेल की हेल्प से कर सकता हूं। जैसे कि अभी मेरी यहां वर्जनिंग ऑन आपको दिख रही है, मैं रिफ्रेश करता हूं, सो आपको दिख रही है कि मेरी वर्जनिंग अभी इस बकेट पे ऑन है। तो मैं इस बकेट पे पहले इसको ऑफ करके दिखाता हूं आपको, GS util वर्जनिंग, और वर्जनिंग के बाद आपको ऑन करना है या ऑफ करना है, आपको सिंपल वो लिखना है। तो आपको यहां सेट, उसके बाद ऑफ कर दें आप, और उसके बाद जिसको भी आप ऑफ करना चाहते हैं, जिस बकेट को, उस बकेट का नाम आएगा GS:// और मेरी बकेट का नाम क्या है, बकेट 76767 है ना। तो मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, बकेट 76767, एंटर। ऑथराइज करने के लिए कहेगा, ऑथराइज कर दें। परफेक्ट है, सस्पेंडिंग वर्जनिंग आ गया है, यानी कि अब आपका वर्जनिंग जो है वो ऑफ हो चुका होगा। आप चेक कर सकते हैं प्रोटेक्शन में जाके, एंड सी गाइस, ऑब्जेक्ट वर्जनिंग इज ऑफ। अब आपको इसे ऑन करना है, तो आप यहीं इस कमांड लाइन के थ्रू ही सेट ऑफ की जगह ऑन कर दीजिए, ये ऑन हो जाएगा। आई विल शो यू इनेबलिंग वर्जनिंग। अभी आप यहां पे चेक करें, रिफ्रेश करें, एंड सी ऑब्जेक्ट वर्जनिंग इज ऑन। सो क्लाउड शेल की हेल्प से भी सेम काम आप कर सकते हो। आप जितने भी वर्जनिंग वाले काम अब तक आपने सीखे हैं वो आप कर सकते हो। अब आप ये देखना चाहते हो वर्जनिंग इनेबल है या नहीं है किसी भी बकेट के ऊपर, तो एक और कमांड होती है GS util वर्जनिंग, और उसके बाद आप गेट करके जिस भी बकेट का नाम आप यहां पे डालेंगे, जैसे कि ये मेरी बकेट है, तो मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, एंटर करें। तो ये बता रहा है कि आपकी बकेट में वर्जनिंग क्या है, इनेबल्ड है। तो ये इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने, अगर जैसे मेरी फाइल ऑलरेडी मेरी बकेट में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास इस बकेट के अंदर कुछ वर्जन्स हैं,
ये एक फाइल है और इसके 3 नॉन करंट वर्जन्स पड़े हुए हैं। तो इन पर मुझे अगर कुछ काम करना है, मैं इनमें कुछ देखना चाहता हूं, तो मैं कैसे देख सकता हूं? तो फॉर एग्जांपल मैं कमांड चलाऊंगा gs util, उसके बाद ls यानी लिस्ट दिखाओ मुझे ऑल, सभी की जितनी भी लिस्ट हैं इस बकेट के अंदर, जितने भी करंट और नॉन करंट वर्जन्स पड़े हुए हैं वो आप मुझे सारे दिखाइए। तो मैं यहाँ से दोबारा इस बकेट का ये जो है नाम यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करके और एंटर करता हूँ। तो ये मुझे दिखा रहा है जी 4 वर्जन अभी आपके बकेट में प्रेजेंट है। लास्ट वाला जो होता है 472 ये ओल्डर वन है और जो ऊपर होगा ये लेटेस्ट वन होगा 6689। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, वर्जनिंग पे चलते हैं, वर्जनिंग.txt पे चलते हैं और यहां पे जो इसका आपको नजर आएगा जनरेशन नंबर, मैं यहां पे दिखाता हूं वर्जन हिस्ट्री में एंड सी गाइस, ओ सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया, ये सबसे पुराना वर्जन है टॉप पे और दिस इज द रीसेंट वर्जन 4472। आप चेक कर सकते हो, लाइव ऑब्जेक्ट सबसे नीचे होता है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। लास्ट में जो आपको दिख रहा है ये लाइव है, ये उससे जस्ट पहले वाला है, ये उससे पहले वाला है और ये सबसे पहले वाला है, यानी 6689 जिसमें लास्ट में लिखा है। इसका मतलब ये है कि 6689 ये वाला वर्जन है आपका, यानी जिसमें क्या लिखा है मैं जरा चेक भी कर लेता हूं, डे 1 डे 2 एंड डे 3 डेटा, ठीक है, इसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं अब यहां पर दोबारा अपने क्लाउड शेल में आता हूं और मैं कहता हूं कि ठीक है भाई, ये मेरे पास 4 वर्जन पड़े हैं, मुझे चारों फाइलें नजर आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसमें कुछ काम करके देखता हूं। मैं कहता हूं कि ये काम करते हैं, किसी एक वर्जन को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला वर्जन है, इस वर्जन में क्या लिखा है एक बार चेक करते हैं, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 है, जबकि इस वाले में डे 3 तक है। जी हां, डे 3 तक है। और लाइव में क्या है, लाइव में चेक कर लेते हैं, लाइव ऑब्जेक्ट में मुझे क्या दिख रहा है, डे 2 तक का दिख रहा है, क्योंकि डे 2 वाला मेरा अभी लाइव ऑब्जेक्ट है। और ये वाला जो है मेरा दिस वन 196, इसमें मेरा डे 3 तक का डेटा है। तो मैं कहता हूं कि इस डेटा को, ये जो मेरी फाइल है, नॉन करंट फाइल है, इसको मेरी लाइव फाइल बना दो, मेरा लाइव ऑब्जेक्ट बना दो। मैं ये करना चाहता हूं। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी कमांड है, आपने gs util करना है, cp करना है, कॉपी करना है, उसके बाद आपको यहां पे लिखना है gs:// और यहां से आप जिसमें कॉपी करना चाहते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, वो आपको बताना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि भाई मेरा सोर्स है ये वाला 196 लास्ट में लिखा है, यानी कि 196 है इस फाइल का। इस पूरे को यहां से कॉपी कर लो और यहां पे आप पेस्ट कर दो। ये मेरा सोर्स हो गया। अब डेस्टिनेशन मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल ये वाला 472, मैं कहता हूं इसको इससे रिप्लेस कर दो। 472 जो मेरी करंट फाइल है, जिसमें डे 1 डे 2 लिखा था अभी तक, उससे रिप्लेस करना चाहता हूं। तो पेस्ट करते हैं, एंटर। कैन नॉट बी द डेस्टिनेशन, ए वर्जन स्पेसिफिक URL, सॉरी, मैंने यहां पे लास्ट में जो है मेरा ये नहीं आएगा, जनरेशन नंबर नहीं आएगा, एंटर एंड सी कॉपिंग फाइल। अभी हम चेक करते हैं कि यहां पे रिफ्रेश कर लेते हैं, बकेट में जाते हैं, लाइव ऑब्जेक्ट पे आते हैं एंड जस्ट अ मिनट। अब आप देखें मेरे 4 नॉन करंट वर्जन हो गए, अभी तक 3 थे। मैं अपने इस पे आता हूं, ओपन करता हूं एंड सी गाइस, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 अपडेट हो गया ये। अभी पहले डे 1 डे 2 वाली फाइल थी, आपको याद हो तो आप रिकॉर्डिंग को पीछे करके देखिए, लेकिन मैंने अपडेट कर दी इसको। तो आप जिससे भी जिसको लाइव में अपडेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वर्जन्स को। इस तरीके से आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब आपने कोई वर्जन, जैसे आपके पास मल्टीपल वर्जन्स है यहाँ पे, आपको ये डिलीट करने हैं क्लाउड शेल की हेल्प से, आप वो भी कर सकते हैं। तो हम कैसे डिलीट करेंगे, सिंपल सी कमांड है gs util,
RM कमांड होती है, आपको पता ही है रिमूव के लिए। और जिसको भी आपको डिलीट करना है, सपोज मैं इस वाले वर्जन को डिलीट करना चाहता हूं, ये वाले वर्जन को, लास्ट में 472 है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर 472 होगा, दिस वन 472 लास्ट में लिखा है, आपको दिख रहा है ये वाला 472, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो मैंने इसको यहां पे लिखा, लिखने के बाद एंटर किया एंड सी इट्स डिलीटेड। चेक करिए आप, यहां पे रिफ्रेश करिए इसको, $472 इज डिलीटेड। अभी मैं किसको डिलीट करता हूं, मैं अभी 689 वाली फाइल को डिलीट करता हूं, जिसमें लास्ट में 689 है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। तो सेम कमांड आप यहां पे चलाएं, आप इसको यहां से डिलीट कर दें और 689 दिस वन, इसको यहां से उठाएं और यहां पे पेस्ट कर दें, एंटर करें एंड सी गाइस 689 वाली जो आपकी फाइल है वो भी डिलीट हो गई होगी। आई विल शो यू, सी डिलीट हो चुकी है। अभी 3 वर्जन आपके पास बचे हैं। सो इन दिस वे यू कैन डिलीट वॉट एवर यू वांट। जिस वर्जन को आपको डिलीट करना है, जिस वर्जन से जिस वर्जन के साथ, लाइव वर्जन के साथ रिप्लेस करना है, आप बहुत सारे काम क्लाउड शेल की हेल्प से कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप कर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप वर्जनिंग से रिलेटेड एक से एक छोटी बात आपकी क्लियर हो गई होगी, और इसके बाद आप इसको क्लियर भी कर लें कंट्रोल एल करके। और चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, और मैं अब आपको ये दिखाता हूं कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वही सारी चीज़ें मैं आपको अभी लैब में करके दिखाऊंगा। कर लेते हैं ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज के अंदर। देखिए ये क्या फीचर है या ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या करता है, इसको पहले हम एक एग्जांपल से या थोड़ी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। कि देखिए आपके पास जो बकेट होती है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्लाउड स्टोरेज 4 तरीके की होती है, आपको पता है। स्टैंडर्ड होती है, नियर लाइन होती है, कोल्ड लाइन होती है, और क्या होती है, आर्काइव होती है। सबसे महंगी कौन सी होती है, स्टैंडर्ड होती है, फिर नियर लाइन उससे सस्ती है, कोल्ड लाइन उससे सस्ती है, आर्काइव सबसे सस्ती है। तो नीचे की तरफ आप जाएंगे तो सस्ती होती जाएगी, लेकिन रिट्रीवल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से यूज करेंगे। लेकिन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इसी स्टोरेज की पॉलिसी को ऑटोमेट करने के लिए है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि हम कैसे ऑटोमेशन लगा सकते हैं क्लाउड स्टोरेज पे, तो लाइफ साइकिल उसका एक तरीका है जिससे आप ऑटोमेट कर सकते हैं चीजों को, यानी वो अपने आप काम होगा। कैसे काम होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 2 GB का डेटा यूज किया, अपलोड किया आज की तारीख को, यानी आज तारीख है 1 जनवरी, ऐसा मैं मान लेता हूं 2022। 1 जनवरी 2022 को मैंने कोई 2 GB डेटा अपलोड किया, और उसमें डेली मैं कुछ काम कर रहा हूं, डेली उसको एक्सेस कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे काम का है। लेकिन मुझे पता है कि अगले महीने जैसे ही 1 फरवरी आएगी तो मेरा ये जो डेटा है ये बेकार हो जाएगा मेरे लिए, मतलब उतना यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास एक नया डेटा आ जाएगा 2 GB का। ये नया डेटा क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, मेरे पास हर महीने की शीट्स आती हैं कि पूरे महीने क्या काम हुआ है, क्या हमारी रिवेन्यू रहा है, क्या हमारा प्रॉफिट लॉस रहा है। तो वो एक लगभग 2 GB की फाइल होती है जो हर महीने मेरे पास आती है। मैं पूरे महीने उस पर काम करता हूं, उसको इवेल्युएट करता हूं, उसको एक्सेस करता हूं, उस पर रिसर्च करता हूं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। और जैसे ही वो महीना एंड होता है, मेरे पास अगले महीने एक और फाइल आ जाती है। तो हर महीने मेरे पास 2 GB की फाइल आती जाती है। बाय डिफॉल्ट ये फाइल जो आती है मेरे पास या मैं क्लाउड पे डालता हूं, ये मैं स्टैंडर्ड में अपलोड करता हूं। लेकिन स्टैंडर्ड क्योंकि सबसे महंगी है, तो हमेशा उसी के अंदर रखना मेरे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हर महीने 2 GB मेरे पास आने वाला है। 1 मार्च को फिर मेरे पास 2 GB की फाइल आएगी, 1 अप्रैल को फिर मेरे पास 2 GB की फाइल आएगी, और धीरे धीरे ये डेटा बढ़ता जाएगा। 2 GB, फिर 4 GB, 6 GB, 8 GB, मेरा ये डेटा बढ़कर बहुत सारी बड़ी स्टोरेज मेरी कंज्यूम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर वो सारा डेटा मैं स्टैंडर्ड में रखूंगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि भाई जैसे ही ये जो 1 जनवरी वाली फाइल है, इसके 2 महीने पूरे हो जाए, 60 दिन पूरे हो जाए, क्योंकि मैं लगभग 1 महीने इसे यूज करता हूं, और हो सकता है एक आधा महीने और थोड़ा बहुत यूज मुझे करनी पड़ जाए। तो मैं कहता हूं जैसे ही इसके 60 दिन पूरे हो जाए, आप इस फाइल को सीधा नियर लाइन में डाल दो, या आप इस फाइल को सीधा कोल्ड लाइन में डाल दो। अपने आप ये काम अपने आप होगा। मैं एक रूल बनाऊंगा, मैं उसके अकॉर्डिंग एक एक्शन लूंगा, यानी 2 चीजें मैं करूंगा। मैं एक रूल डिफाइन करूंगा और उसके बेस पे मैं एक एक्शन लूंगा।
मैं वो डिफाइन कर दूंगा, ये काम फिर अपने आप होगा फ्यूचर में। यानी मैंने डिफाइन कर दिया कि जैसे ही मेरी किसी भी ऑब्जेक्ट को 60 दिन पूरे हो जाए, जैसे ही 60 दिन उसको पूरे हो जाए अपलोड हुए, आप उसको एक्शन ले लो, उसको मूव कर दो कोल्ड लाइन में। मैंने ये एक रूल बना दिया। फिर मैंने कहा कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अपलोड हुए 365 दिन पूरे हो जाएं, 365 डेज, आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो। तो अब मुझे बार बार उन्हें डिलीट विलीट करने की टेंशन नहीं है। जैसे किसी फाइल को 365 दिन पूरे हो जाएंगे मेरी बकेट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैंने ऐसा रूल बना रखा है। सो दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जिसमें हम चीजों को सिस्टम से अब एक ऐसी पॉलिसी बना देंगे कि वो डेटा जो है अपने आप महंगी स्टोरेज से नियर लाइन में शिफ्ट हो जाएगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, उसके बाद कोल्ड लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद आर्काइव में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि वो 1 साल या 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, आर्काइव से भी डिलीट हो जाए उसमें जाने के बाद, तो हम वो पॉलिसी लगा देंगे कि वो 365 दिन के बाद या 2 सालों के बाद या 3 साल के बाद जिस भी ऑब्जेक्ट को 3 साल पूरे हो जाए मेरी बकेट के अंदर, वो डिलीट हो जाए। तो इसको कहते हैं गाइस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ चीजें यहां पर लिखी हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। To support common use cases like setting a TTL, time to leave for object, कि एक ऑब्जेक्ट कब तक मेरी स्टोरेज में रहेगा, retaining non-current versions of object, एक ऑब्जेक्ट के जितने भी पुराने वर्जन्स हैं, वर्जनिंग में जो हमने पढ़े हैं नॉन करंट वर्जन्स, उनको रखना। और डाउनग्रेडिंग स्टोरेज क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। डाउनग्रेडिंग का मतलब है कि अभी मैं स्टैंडर्ड में हूं, फिर मैं नियर लाइन में आ गया, फिर मैंने उस डेटा को कोल्ड लाइन में भेज दिया, कुछ टाइम के बाद मैंने आर्काइव में भेज दिया। दैट इज डाउनग्रेडिंग, यानी मैं अच्छी स्टोरेज से सस्ते की तरफ भेज रहा हूं, डाउनग्रेड कर रहा हूं। तो डाउनग्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, और उससे क्या फायदा होगा? आपकी कॉस्ट या आपके खर्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि आप सस्ती स्टोरेज में ट्रांसफर कर रहे हो। क्लाउड स्टोरेज ऑफर्स द ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट फीचर। तो ये कहते हैं इस काम के लिए क्लाउड स्टोरेज आपको क्या देता है? लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन देता है, एक फीचर देता है कि ये सारा काम आप वहां से कर सकते हो। इन ऑर्डर टू यूज ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यू डिफाइन अ लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन। आपको लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको एक रूल बनाना पड़ेगा और उसके बेस पे एक एक्शन बनाना पड़ेगा। Which must be set on a bucket। और ये रूल किस पर लगाया जाता है? ये लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन किस पर सेट की जाती है? पूरी की पूरी बकेट के ऊपर सेट की जाती है। The configuration contains a set of rules। उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं which apply to current and future objects in the bucket। यानी ये रूल जो है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने के बाद करंट जितने भी आपके बकेट में ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आज सपोज मैं बकेट के अंदर डेटा मेरा 6 महीने से पड़ा है, लेकिन पॉलिसी मैंने आज बनाई है, तो इसमें ऐसा वर्जनिंग की तरह नहीं होगा कि आज के बाद जितना डेटा आएगा सिर्फ ये पॉलिसी उस पे लगेगी। नहीं, पुराने अगर कोई एग्जिस्टिंग वर्जन्स हैं या एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं, उन पर भी ये पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाएगी जिस दिन से भी आप इसको लगाएंगे। करंट एंड फ्यूचर ऑब्जेक्ट इन द बकेट, और फ्यूचर में जितने आएंगे वो भी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ वन ऑफ द रूल्स, जब भी एक रूल या एक से ज्यादा रूल्स के क्राइटेरिया मैच करेगा, हालांकि एक रूल का ऑप्शन होता है यहाँ पे, क्लाउड स्टोरेज ऑटोमेटिकली परफॉर्म अ स्पेसिफाइड एक्शन। वो एक स्पेसिफाइड एक्शन लेगी। रूल एक से ज्यादा लगा सकते हो आप, एक्शन एक होगा मल्टीपल रूल्स के बेस पे, तो वो एक स्पेसिफाइड एक्शन लेगा। एक्शन क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड से नियर लाइन में भेज दो, नियर लाइन से कोल्ड लाइन में भेज दो, या स्टैंडर्ड के बाद जैसे 60 दिन या 90 दिन पूरे हो जाए डिलीट कर दो, कुछ भी आप एक्शन बना सकते हो ऑन द ऑब्जेक्ट। हियर आर सम एग्जांपल यूज केसेस। कुछ एग्जांपल है, जैसे कि किसी के 365 दिन पूरे हो गए तो उसको डाउनग्रेड कर दो, कोल्ड लाइन में भेज दो। किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि जो भी मैंने 1 जनवरी 2022 से पहले के ऑब्जेक्ट मेरे बने पड़े हैं, उन सबको डिलीट कर दो, ये मैं कर सकता हूं। कीप ओनली द 3 मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। अगर 3 से ज्यादा वर्जन किसी फाइल के मेरे अवेलेबल हैं तो वो सारे डिलीट कर दो, बाकी बस 3 ही रखने हैं आपको हमेशा। जैसे ही चौथा आ जाए, चौथा डिलीट कर दो। लेटेस्ट के जो 3 है वो बस वो रखो, उससे पुराने जितने होते जाए उन्हें डिलीट करते जाओ। आप इस तरह की पॉलिसी बना सकते हो। तो वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से पूरा स्टोरेज, पूरा डेटा अपना एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बहुत दिलचस्प पॉलिसी है। आप यहां पे आपने देख भी लिया। लैब में मैं आपको रियल टाइम में करके दिखाऊंगा कि ये पॉलिसीज कैसे लगाई जाती हैं। मैं पहले आपको कंसोल से दिखाऊंगा। कंसोल में बेहद आसान है, आपके पास ऑप्शन होता है लाइफ साइकिल का, बस आपको उस पर क्लिक करना है, अपनी पॉलिसी क्रिएट करनी है, वो रूल बन जाएगा और आपकी उस बकेट पर अप्लाई हो जाएगा। उस बकेट पे जितने भी फाइल होंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक और खास चीज मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जिस दिन आप अप्लाई करते हैं,
हो सकता है उसको एक्टिवेट होने में 24 घंटे तक का समय लग जाए, या हो सकता है कि आपने कोई पॉलिसी बनाई कि भाई जैसे ही फलाना फाइल को 90 दिन पूरे हो जाए वो डिलीट हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही 90 दिन पूरे होंगे तो रात के 12 बजे ही वो डिलीट हो जाएगा। एक सर्टेन टाइम लग सकता है, हो सकता है 6 घंटे फालतू लग जाए, 12 घंटे या 8 घंटे फालतू लग जाए। एग्जैक्ट टाइम पर वो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि उसे एग्जीक्यूट होने में बैक एंड पे ऑटोमेशन का प्रोसेस चलेगा। जैसे ही 90 दिन पूरे होंगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद थोड़े से कम ज्यादा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल 90 दिन जैसे ही पूरे होंगे तो सेकंडों का भी हेर फेर नहीं होगा और वो डिलीट हो जाएगी, नहीं, टाइम लग सकता है। हो सकता है कि किसी फाइल को आपने कहा कि ये फाइल जैसे ही एक दिन पूरा हो जाए ये शिफ्ट हो जाए दूसरी स्टोरेज में, तो हो सकता है कि एक दिन 4 घंटे वो ले ले उसको शिफ्ट करने में, हो सकता है 2 घंटे लग जाए। तो एकदम से नहीं होगा, थोड़ा बहुत 24 घंटे का, ये कहते हैं कि पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने में 24 घंटे तक का टाइम लग सकता है। तो आप ये ना समझें कि एग्जैक्ट टाइम पर ही वो हो जाएगा। इट विल टेक अप टू 24 आवर्स, हालांकि इंस्टेंटली हो जाता है थोड़े बहुत टाइम के अंदर, बट वो कहते हैं ऑफिशियली कि 24 घंटे तक हमें लग सकते हैं इस पॉलिसी पे काम करने में। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये ओवरऑल पूरा सिनेरियो है। अब मैं इसके कुछ और पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं। ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, अब जरा इसको समझ लेते हैं। ईच लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन कंटेन्स अ सेट ऑफ रूल्स। तो कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल में क्या होती है, कंडीशन होती है, और उस कंडीशन के बेस पे एक एक्शन होता है। Each rule contains one action and one or more conditions। तो कंडीशन एक से ज्यादा हो सकती है बट एक्शन उनके बेस पर एक लिया जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल रूल क्रिएट कर सकते हो, आप एक से ज्यादा रूल भी लगा सकते हो बकेट के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन ऑब्जेक्ट हैज टू मैच ऑल ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन अ रूल फॉर द एक्शन इन द रूल टू बी टेकन। अगर आपने एक रूल क्रिएट किया है, उस रूल में 2 कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी एक्शन लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। एक रूल के अंदर जितनी कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो एक्शन पूरा किया जाता है। कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन ये हो सकती है, 2 कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो 2 कंडीशन ये हो सकती है। एक कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सपोज हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमने कंडीशन लगाई है कि वो ऑब्जेक्ट आर्काइव स्टोरेज के अंदर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, वो ऑब्जेक्ट 365 दिन से पुराना होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं कि 365 दिन से पुरानी है वो ऑब्जेक्ट या वो फाइल और ऑलरेडी आर्काइव स्टोरेज में है, तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहते हैं डिलीट दैट फाइल और ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके की कंडीशन आप लगा सकते हैं, या आप और भी मल्टीपल कंडीशंस यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो ये यहां पर इस बात का मतलब है। इफ यू स्पेसिफाई मल्टीपल रूल्स, अगर आप मल्टीपल रूल्स बनाते हैं, एक से ज्यादा रूल आप एक बकेट पे लगाते हैं, दैट कंटेन्स द सेम एक्शन, और सेम एक्शन हो रहा है, एक आपने 2 रूल बनाए अलग अलग, दोनों से सेम एक्शन हो रहा है। द एक्शन इज टेकन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन दैट ऑब्जेक्ट मैचेस द कंडीशन इन एनी ऑफ द रूल। तो वो एक्शन ले लिया जाएगा दोनों रूल में से जो भी एक कंडीशन पहले पूरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक रूल आपने बनाया कि जैसे ही 365 दिन हो जाए फाइल डिलीट हो जाए, दूसरा रूल आपने बनाया जैसे ही 300 दिन पूरे हो जाए फाइल डिलीट हो जाए, बाकी सारी चीजें सेम है, सब कुछ सेम है। तो पहले किसकी कंडीशन पूरी हो रही है, 300 वाली पूरी हो रही है, तो वो दूसरे पर जाने से पहले ही वो काम हो जाएगा, क्योंकि एक रूल की कंडीशन मैच कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम हो जाएगा। 300 दिन बाद ही वो डिलीट हो जाएगी, 365 तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी उस रूल का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से भी अगर आपके मल्टीपल रूल्स है तो जो भी पहले फुलफिल हो जाएगा वो काम पहले कर दिया जाएगा। If multiple rules have their conditions simultaneously for a single object, cloud storage perform the action associated with only one of the rule based on the following consideration। ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसी रूल आपने बना रखे हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट पे लगे हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल रूल आपने बना रखे हैं एक ही फाइल के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, तो फिर डिपेंड करेगा कि सिनेरियो क्या है। सिनेरियो क्या हो सकता है, द डिलीट एक्शन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एनी सेट स्टोरेज एक्शन। मैंने बताया कि अब आपने डिलीट के लिए एक में 300 दिन का टाइम रखा हुआ है, एक में 365 दिन, तो ऑफ कोर्स 300 दिन वाली कंडीशन पहले मैट हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा है द सेट स्टोरेज क्लास एक्शन दैट स्विचेस द ऑब्जेक्ट टू द स्टोरेज क्लास विद द लोएस्ट एट रेस्ट स्टोरेज प्राइसिंग टेक्स प्रेसिडेंस। ये कहते हैं आपने 2 रूल बनाए, आपने एक रूल में, दोनों रूल बिल्कुल आपने सेम टू सेम एक ही फाइल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए बनाए। आपने एक में कहा कि भाई ये कोल्ड लाइन में स्विच हो जाए जैसे ही इसके 30 दिन पूरे हो जाए, 30 डेज पूरे होते ये जो फाइल है मेरी, ये मेरी कोल्ड लाइन में स्विच हो जाए। और आपने दूसरा रूल बनाया कि 30 डेज पूरे होते ही जो फाइल है, सिंगल फाइल है, उसी फाइल के लिए मैंने रूल बनाया, एक सिंगल फाइल के लिए मैंने 2 रूल बना दिए अलग अलग, और उसमें मैंने कहा कि जैसे 30 डेज पूरे हो वो नियर लाइन में स्विच हो जाए। अब मेरे पास 2 रूल है,
अब क्लाउड क्या करेगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये काम करूं या ये करूं, दोनों 30 दिन में करने हैं और मैं इकट्ठे तो नहीं कर सकता ना, या तो मैं कोल्ड लाइन में भेजूंगा या नियर लाइन में, ऐसा नहीं कर सकता कि दोनों में भेज दूं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करेगा, जो सस्ता होगा उसमें भेजेगा। देखिए लिखा हुआ है लोएस्ट एट रेस्ट स्टोरेज प्राइसिंग, जो सस्ती होगी वहां वो कंडीशन मैच कर जाएगी, यानी दोनों में सस्ता कौन सा है, कोल्ड लाइन है, तो ये रूल आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए जहां पे सब कुछ सेम है, तो जो सस्ता होगा उसमें क्लाउड मूव कर देगा, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके के कुछ सिनेरियोज हैं, कुछ रियल टाइम चीजें हैं, लैब में भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सिंपल सा सिनेरियो है, ऑटोमेट किया जा रहा है चीजों को ताकि मेरा खर्चा कम किया जा सके। बात समझ आ रही है। AWS से अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो AWS के अंदर भी यही लाइफ साइकिल पॉलिसी होती है। वहां पर हम S3 बकेट के ऊपर लाइफ साइकिल पॉलिसी लगाते हैं और वहां पर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास इनफ्रीक्वेंट एक्सेस I3 S3 होती है, फिर हमारे पास वहां पर आर्काइव भी होती है, फिर हमारे पास वहां पे डीप आर्काइव का ऑप्शन भी होता है और वहां पर भी हम AWS के अंदर भी हम इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन AWS में एक स्टोरेज जो बहुत दिलचस्प है, जिसमें अगर आपको लगता है कि भाई ये पॉलिसी लगाना मुझे नहीं आता, तो AWS के केस में वो एक नई स्टोरेज लेकर आए जिसे उन्होंने एक नाम दिया है इंटेलिजेंट टीयर। इंटेलिजेंट टीयर यानी अगर आपको नहीं पता कोई डेटा मुझे कहां और किस टाइम पे मूव करना है, तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन करें। अपने आप ऑन द बिहेवियर ऑफ योर जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हैं, अगर किसी डेटा को आप डेली एक्सेस कर रहे हैं तो इंटेलिजेंट टीयर उस डेटा को कहां रखेगा, स्टैंडर्ड में रखेगा। लेकिन अगर उसी डेटा को आपने 30 दिन के बाद यूज करना बंद कर दिया, तो इंटेलिजेंट टीयर क्या करेगा, उस डेटा को अपने आप मूव कर देगा IA में। यानी आपको कोई लाइफ साइकिल पॉलिसी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इंटेलिजेंट टीयर का सिलेक्शन करें और बाकी सारे काम वो इंटेलिजेंट टीयर अपने आप करता है। तो ऐसा ऑप्शन AWS में अवेलेबल है, बट गूगल क्लाउड में अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उनके पास लाइफ साइकिल पॉलिसीज ही हैं जिसके थ्रू आपको ये काम करना पड़ता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर यहां पर और बहुत सारी चीजें हैं, इनके क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, सारी यहां पर डिस्कस करना आई डोंट थिंक सो कि बहुत जरूरी है। वहां पे डिलीट का ऑप्शन भी है, क्रिएटेड बिफोर है, क्रिएटेड आफ्टर है, बहुत कुछ है जो मैं लैब में आपको दिखा दूंगा। आप वहां पे कंसोल में देख लीजिएगा। आपको अगर ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं उनके बारे में, बट ऑल दो उतना डिटेल या उन ऑप्शंस पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसको कब यूज करना है ये जरूर आप हिट एंड ट्राई करके यूज कर सकते हैं। वहां पर ऑप्शन भी होता है, आप रीड कर सकते हैं इस ऑप्शन का क्या मतलब है, इस ऑप्शन का या इस कंडीशन का क्या मतलब है, तो वहां पर वो सारी चीजें दिख जाएंगी। आप वहां कंसोल से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब मैं ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए सीधा चलता हूं लैब पे और आपको लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी कंसोल के थ्रू भी करके दिखाता हूं और क्लाउड शेल पे भी करके दिखाता हूं। क्लाउड शेल पे थोड़ा सा मुश्किल है ये, बट मैं आपको जिस तरीके से कराऊंगा आपको सेम टू सेम फॉलो करना है। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपकी एक ही बार में लैब सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, मैं कहीं भी कोई भी लैब इस तरीके से नहीं कराता कि पहले से मैंने सेटअप कर रखा है और सीधा आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। मैं बिल्कुल जीरो से करके दिखाता हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करके दिखाता हूं कि पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया, फिर मैंने क्या सिलेक्ट किया, ताकि आप लोग इजीली इन लैब्स को कर पाए। तो गाइस, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, जीसीपी की ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि इसको लिंक्डइन पे जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, अगर आप यहां तक मेरी बात सुन रहे हैं, या फेसबुक ग्रुप पे आप अगर नौकरी करते हैं तो अपने ऑफिशियल ग्रुप पे या आपके जो फ्रेंड्स के ग्रुप बने हुए हैं यार, वहां पे जरूर शेयर करके एटलीस्ट हम एक कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेक्निकल गुफ्तगू को पहुंचाने की। और जो मुहिम हमने छेड़ी हुई है फ्री टेक्निकल एजुकेशन की, इसमें आप मुझे सपोर्ट करें। मेरा बैक पेन भी स्टार्ट हो गया है, तो चले मैं सीधा लैब पे चलता हूं और लैब करके देखते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा बोर्ड पे अच्छे से कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ अपनी लैब पे और देखिए मेरी अभी ये वर्जनिंग हो रखी है, बकेट मेरी बनी हुई है, काफ़ी काम मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के भी आपको सारे काम मैं करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंसोल पे करके देख लेते हैं, इस बकेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है लाइफ साइकिल वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऐड अ रूल का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। सेट स्टोरेज क्लास टू नियर लाइन, अब ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा रूल चाहते हैं। आप चाहते हैं कोड लाइन में सेट करना, आप चाहते हैं कि मेरा डेटा जो है आर्काइव में सेट हो जाए, आप चाहते हैं कि मेरा डेटा ऑब्जेक्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाए एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, या आप चाहते हैं कि जो मैंने मल्टी पार्ट अपलोड किया वो डिलीट हो जाए एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। आप इस एक्शन में से कोई भी एक एक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिलेक्ट करता हूं कि भाई मेरा जो स्टैंडर्ड स्टोरेज में डेटा पड़ा है वो नियर लाइन में चला जाए, मैं ऐसा चाहता हूं।
और मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। आप एक टाइम में एक ही एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आप एक साथ मल्टीपल एक्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे नियर लाइन को सेलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और अब कंटिन्यू करने के बाद वो मुझसे कहेगा कंडीशन क्या है, नियर लाइन में कब मूव करना है आपने। तो यहां पे प्रीफिक्स या सफिक्स अगर किसी में है डेटा में तो आप उसको भी कर सकते हैं, या वो कंडीशन आप सब पे लगाना चाहते हैं तो आप यहां पे कंडीशन लगा दें। यहां आप एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंडीशन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कंडीशन लगाता हूं कि जैसे ही मेरे डेटा के ऑब्जेक्ट के 15 दिन पूरे हो जाए, आप उसको क्या करें, आप उसको मूव कर दें अलग उसमें, जहां भी मैं मूव करना चाहता हूं। मैं कहां मूव करना चाहता हूं, एक्शन मैंने क्या सिलेक्ट किया, नियर लाइन। तो मैंने कहा आप नियर लाइन में मूव कर दें जैसे ही मेरे जो कंडीशन है वो मैट हो जाए। और कंडीशन मैंने क्या रखी है, जैसे ही मेरे डेटा जिसको मैंने अपलोड किया है उसके 15 दिन पूरे हो जाएं, वो अपने आप नियर लाइन में मूव हो जाए। ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई अलग से कंडीशन लगानी है कि स्टोरेज क्लास मैच करे, अगर स्टैंडर्ड में है वो मैच कर रही है तब आपने उसको नियर लाइन में मूव करना है। ठीक है, ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। एक चीज और कि अगर आप यहां पे फॉर एग्जांपल नियर लाइन सेट करते हैं तो नियर लाइन ये कर तो देगा पर वो काम नहीं करेगा। ये मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझाया भी था कि कंडीशंस तो यहां पे बन जाएंगी बट वो इफेक्टिवली काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेगी ये कंडीशन काम, क्योंकि एक्शन में भी नियर लाइन है, सेट स्टोरेज क्लास टू नियर लाइन, और यहां भी आप नियर लाइन डाल रहे हैं कि ऑलरेडी नियर लाइन है। तो अगर कोई चीज ऑलरेडी नियर लाइन में है तो वो नियर लाइन में कैसे जा सकती है, वो किसी और में उससे नीचे वाली में जाएगी, या तो कोड लाइन में जाएगी या आर्काइव में जाएगी। तो आप अगर गलत कंडीशन सेट कर देंगे तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगी बाद में। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे आपने ये हटा दिया। फिलहाल मैं लगाता हूँ कि भाई 15 दिन जैसे ही पूरे हो जाएं किसी फाइल के, आप उसको मूव कर दें। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे गाइज बहुत सारे ऑप्शंस है कि क्रिएटेड बिफोर, यानी अगर कोई फाइल इस तारीख से पहले बनी है उसको आपने मूव करना है। ये सारी कंडीशंस मैट होंगी तब ये काम होगा आपका, ये वाला काम नियर लाइन वाला काम। तो सारी कंडीशंस मैट करनी पड़ेंगी, 15 दिन पूरे हो जाएं, फलाना दिन से पहले वो फाइल बनी हुई होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज क्लास मैच करनी चाहिए। जिस जिस तरीके से आप कंडीशन लगाएंगे लगा लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए, उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करिए, आपकी कंडीशन वो लग जाएगी और आपका एक लाइफ साइकिल रूल बन जाएगा। आप देख सकते हो रूल क्या है, सेट टू नियर लाइन, यानी कि आपकी जो डेटा है वो नियर लाइन में कब जाएगा, 15 दिन होते ही सिंस ऑब्जेक्ट वाज अपडेटेड, और वो ऑब्जेक्ट जो है 10 अगस्त से पहले का बना हुआ होना चाहिए, 10 अगस्त या उससे पुराना होना चाहिए, तब ही ये कंडीशन फुलफिल होगी और आपका एक्शन क्या लिया जाएगा, उस डेटा को नियर लाइन में भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रूल बना सकते हो। आपको और रूल बनाने हैं, आप एक और रूल सेट कर सकते हो किसी और स्टोरेज के लिए, किसी और चीज़ के लिए। यू कैन क्रिएट मल्टीपल रूल्स। आपको इन रूल्स को डिलीट करना है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल लाइफ साइकिल रूल। मैं कहता हूँ डिलीट कर दो, तो देखिए लाइफ साइकिल रूल डिलीट हो गया। तो कंसोल के थ्रू बहुत इजी है लाइफ साइकिल रूल बनाना, लगाना। मल्टीपल लाइफ साइकिल रूल्स आप लगा सकते हैं। ऑलरेडी थ्योरी में समझा भी दिया है कि किस तरीके से होता है, लेकिन इसकी जो क्लाउड शेल की लैब है वो थोड़ी सी टिपिकल है, आप ऐसा कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी मुश्किल है। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ऑल्दो सब कुछ यहाँ पे है बट उतना इजी नहीं है, बट मैं करा दूंगा तो फिर आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी लैब आपने कैसे करनी है। आपके पास यहाँ ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन है, ये लिंक आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आप क्रोम में जाएंगे, आपको नज़र आ जाएगा। आपने बस यहाँ पे सर्च करना है लाइफ साइकिल, तो ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल यहाँ पे आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे देखें इस तरीके से आएगा। अब इसमें आप जब नीचे आएंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, आप नीचे आ जाएं, सबसे नीचे आ जाएं और यहाँ पे दिखाएं इनेबल ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आप कमांड लाइन पे क्लिक करें और ये कहता है भाई कमांड लाइन के लिए ये कमांड आपने चलानी है, लेकिन ये कमांड डायरेक्ट नहीं चलेगी, आपको जेसन फाइल क्रिएट करनी पड़ेंगी। कुछ एक सैंपल्स हैं इनके, उस तरीके से वो बनती हैं, ऑलरेडी वो सैंपल बने हुए हैं। तो हम ऐसा करते हैं, उन सैंपल्स को ओपन कर लेते हैं और उस सैंपल फाइल को आपको पहले अपलोड करना पड़ेगा क्लाउड शेल पे, तब वो काम होगा। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखें ये सैंपल है। ये सैंपल किस चीज का है, डिलीट ओल्डर ऑब्जेक्ट वर्जन। अगर आप किसी ओल्डर वर्जन को डिलीट करना चाहते हैं, और वो कंडीशन क्या है यहाँ जेसॉन में क्या लिखी है, देखें क्या है, लाइफ साइकिल रूल पढ़ लें जरा, कि डिलीट करना है कब करना है, जब न्यूअर वर्जन आपका 2 नंबर पे आ जाए और इज लाइफ फॉल्स हो जाए,
टाइप में डिलीट कर देना है। कंडीशन क्या है, डे सिंस नॉन करंट टाइम, 7 दिन का जब हो जाए, 7 दिन पूरे हो जाए आपने डिलीट करना है। दो कंडीशन यहां पे लगा रहा है। पहली कंडीशन है डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ देयर आर 2 न्यूअर वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द बकेट। ये कहता है अगर 2 न्यूअर वर्जन पड़े हैं तो उससे पुराने वाले को डिलीट कर दो। ये पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल ये क्या कहता है, डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर दे हैव बीन नॉन करंट फॉर 7 दिन 7 डेज। जैसे ही 7 दिन किसी नॉन करंट वर्जन के पूरे हो जाएं आप उसे डिलीट कर दें। ये कहता है मैं ये 2 रूल वाली पॉलिसी बनाना चाहता हूं। तो ऑलरेडी जेसोन फाइल बनी हुई है, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आप इसको अपने नोट पैड में सेव कर लें, Ctrl+V कर दें, फाइल में जाएं, सेव एज करें और यहां पे इसको नाम दे दें आप rule1.json। आपको जेसन फॉर्मेट में सेव करनी है और यहां पे ऑल फाइल्स का ऑप्शन आप सिलेक्ट करिएगा और डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव कर दीजिए। सिंपल है, कर दिया। यहां पे आपको rule1 के नाम से एक फाइल बन जाएगी, ये देख सकते हैं आप, rule1 के नाम से फाइल बन गई। अब आपने क्या करना है, आपने इस फाइल को अपनी जो आपका ये है क्लाउड शेल है यहां पे अपलोड करना है। तो अपलोड कैसे होगा, यहां पे ये 3 डॉट दिख रहे हैं, यहां अपलोड का ऑप्शन आएगा। ये फाइल आपको यहां से चूज फाइल पे जाना है, डेस्कटॉप पे आना है और rule1 आप सिलेक्ट करें और इस फाइल को यहां पे अपलोड कर दें। एक बार फाइल आपके क्लाउड शेल वाली मशीन पे आ गई, यानी लोकल मशीन पे आ गई, तब आप इस फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो कमांड आपने यहां देखी है gsutil लाइफ साइकिल सेट, इसको आप कॉपी करें और यहां पे आके आप इस कमांड को यहां पे पेस्ट करें। यहां पे आपने क्या क्या चेंजेस करने हैं, आपने यहां तो बकेट का नाम लिखना है अपनी, तो मैं यहां पे अपनी बकेट का नाम लिखना शुरू करता हूं और मेरी बकेट का नाम क्या है आपको नजर आ रहा है, बकेट 76767। ये मेरी बकेट का नाम हो गया और मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या है, rule1.json है ना। तो rule1.json फाइल की मेरी फाइल है। मैंने यहां पे एक रूल बना दिया है, लाइफ साइकिल सेट rule1.json, यानी जो रूल है वो यहां से इस जेसन फाइल से उठा लेगा जो भी वहां कंडीशंस लिखी हैं और वो रूल अप्लाई हो जाएगा इस बकेट के ऊपर। अभी अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहां कोई रूल नजर नहीं आ रहा है। मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं, कोई रूल नजर नहीं आ रहा। अब मैं यहां पे रूल अप्लाई करता हूं, एंटर एंड सी सेटिंग लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन ऑन जीएस दिस बकेट। तो मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, परफेक्ट है, 2 रूल बन गए। पहला रूल क्या बना, ऑब्जेक्ट इज नॉन करंट 2+ न्यूअर वर्जन, जैसे ही वो होगा आपको डिलीट कर देना है। और दूसरा रूल क्या है, जैसे ही किसी नॉन करंट वर्जन के 7 दिन पूरे हो जाएं आपने उस ऑब्जेक्ट पे क्या एक्शन लेना है, डिलीट कर देना है। तो दोनों कंडीशन मैंने यहां पे लगा दी हैं, जो भी कोई एक होगी उसमें से फिर वो डिलीट कर देगा। अगर ये वाली कंडीशन मैच करेगी तो भी डिलीट कर देगा, ये वाली कंडीशन मैच करेगी तो भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। तो ये मैंने यहाँ पे एक रूल लगाया है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप नीचे देखें, आपने स्टोरेज क्लास चेंज करनी है, चेंज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्लास विद द हेल्प ऑफ दिस जेसन फाइल, कमांड लाइन के थ्रू आपने करना है। तो यहाँ पे एक रूल है कि भाई स्टोरेज क्लास अगर किसी की नियर लाइन है, देखें कंडीशन क्या है, चेंज द स्टोरेज क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू नियर लाइन इफ बोथ इट्स एज इज ग्रेटर देन दिस एंड इट्स करंट स्टोरेज इज स्टैंडर्ड स्टोरेज। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरी करंट स्टोरेज क्या है। अगर वो स्टैंडर्ड है तो मैं इसको नियर लाइन में मूव करना चाहता हूँ, परफेक्ट है। तो ये मेरी यहाँ पे कंडीशन की जेसन फाइल बनी हुई है। तो पहली कंडीशन ठीक है, हम ये लगा रहे हैं, मल्टी रीजनल होनी चाहिए स्टोरेज, ठीक है, मल्टी रीजनल ही है हमारी, आप चेक कर सकते हैं मल्टी रीजनल है हमारी, तो कोई मसला नहीं है। तो आपने सेम लेनी है। अगर आपकी मल्टी रीजन नहीं है तो आप मल्टी रीजन कर लें, क्योंकि तभी आपका एरर नहीं आएगा, अदरवाइज एरर आएगा। हालांकि चेंजेस कर सकते हो आप इस जेसन फाइल में, बट अभी आप एज इट इज करो जैसे मैं कराना चाहता हूं। चेंज द स्टोरेज क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्ड लाइन स्टोरेज इफ बोथ इट्स एज इज ग्रेटर देन 1095 डेज एंड इट्स करंट स्टोरेज क्लास इज नियर लाइन। तो मैंने 2 कंडीशन यहां लगाई हैं। इसकी यहां पे प्रॉपर जेसन फाइल बनी हुई है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे नोट पैड पे पेस्ट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं rule2 के नाम से, rule2.json, और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स करें, डेस्कटॉप पे आ जाएं और डेस्कटॉप पे आके सेव कर दें। तो मेरी rule2 के नाम से एक फ़ाइल सेव हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही। अब इस फाइल को मैंने यहाँ पे अपने क्लाउड शेल पे जाके इसको पहले अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फाइल काम नहीं करेगी। ये तभी उठाएगा इस फाइल को जब ये लोकल मशीन पे होगी। तो मैं को इस फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। rule2 जो है इसको मैंने अपलोड किया, तो मेरी फाइल अपलोड हो गई है।
अब मैं यहाँ पे सेम कमांड चलाऊंगा जो मैंने अभी चलाई थी। लाइफ साइकिल सेट रूल करने के लिए रूल कमांड सेम रहेगी हर बार, बस आपको वो जेसन फाइल उठा के लानी पड़ेगी। तो मैं अभी ये रूल लगाना चाहता हूँ, तो मेरी फाइल का नाम क्या है, rule2.json। तो मैंने यहाँ पे वो कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है क्योंकि मैं इसी बकेट पे ये पॉलिसी लगाना चाहता हूँ। तो मैं लाइफ साइकिल सेट करूँगा और वो जेसन फाइल यहाँ पे नाम लिखूंगा और किस बकेट पे मैं ये रूल बनाना चाहता हूँ उस बकेट का नाम एंटर। एंड सी, ये भी सेट हो गया रूल। चेक कर लेते हैं, इस बकेट के अंदर आते हैं, इसके लाइफ साइकिल रूल पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं एक बार। एंड सी गाइस, सेट टू नियर लाइन मैंने यहां पे सेट कर दिया रूल। सेट टू नियर लाइन 365 प्लस डेज सिंस ऑब्जेक्ट वाज अपडेटेड, स्टोरेज क्लास मैचेस टू एनी, ये एक रूल है। और फिर कोड लाइन के लिए रूल है कि ये भाई मैं कोड लाइन में लेकर आ सकता हूं। तो इस तरीके से मैंने 2 रूल सेट कर दिए। आप देख सकते हो मेरे दोनों रूल सेट हो गए हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ आ रही है। अब इस तरीके से आप यहां पे रूल सेट कर सकते हैं। अगर आपने चेक करना है लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर बकेट, तो आप यहां पे कॉपी करें इस कमांड को और यहां पे क्लाउड शेल पे इस कमांड को चलाएं और यहां पे लास्ट में बकेट का नेम आपको लिखना है। आपकी बकेट का नेम क्या है, बकेट 76767, एंटर। और आप देख सकते हैं कि ये रूल आपकी बकेट्स पे लगे हुए हैं। एक्शन क्या है, एक्शन ये लेना है कि नियर लाइन में कर दो। किस कंडीशन में ऐसा करना है, जब 365 दिन पूरे हो जाएं। और स्टोरेज क्लास जो है वो क्या होनी चाहिए, मल्टी रीजनल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तब आपको ये करना है। ठीक है, फिर एक्शन ये है, ये कब होगा, जब ये कंडीशन मैट करेगी। तो एक्शन और कंडीशन, एक्शन और कंडीशन, आपने 2 यहाँ पे कंडीशन लगा रखी हैं, दोनों मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने क्लाउड शेल के थ्रू, अपने कमांड लाइन के थ्रू ये सारे काम कर सकते हैं। अब इसमें और बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हैं, आपको नज़र आ रही हैं, आप सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर जितनी ज़्यादा ज़रूरी थी एग्ज़ाम के लिहाज से, जो कुछ मुझे सिखाना था वो मैंने आपको सिखा दिया है। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारा काम करना आ गया होगा। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पे, वर्जनिंग पे आप सब कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपने कोई रूल डिलीट करना है तो वो कैसे करना है, उसकी क्या कमांड होगी। तो ये रहा गाइज डिलीट का रूल, आप यहां पे देख सकते हैं ये डिलीट का रूल है। अगर आपने कोई रूल डिलीट करना है तो उसके लिए सिंपल ये एक कमांड है। तो ये भी जेसन फाइल है, आप यहां से कॉपी कर लें इसको और इसको मैं यहां पे नोटपैड पे ओपन करके पेस्ट करता हूं और इस फाइल का नाम भी मैं दे देता हूं delete.json और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं ऑल फाइल्स करके। तो मैंने ये डिलीट करने की मैंने जेसन फाइल बना ली है यहां पे और आप यहां पे आ जाएं और इसको अपलोड कर लें इस फाइल को। डिलीट ये वाली फाइल आप अपलोड करें, फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आप अपलोड करने के बाद आपने यहां पे क्या करना है, आपने उस फाइल पे सेम कमांड चलानी है। आपने gsutil लाइफ साइकिल नॉट दिस वन सेट और यहां पे अब आपने वो रूल वाली फाइल चलानी है। तो अपने आप वो उस रूल में लिखा ही डिलीट का हुआ है तो वो डिलीट कर देगा delete.json। तो इस फाइल के अंदर लिखा ही कि यही हुआ है कि रूल को डिलीट कर दें आप, तो सारे रूल डिलीट हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं एंड सी रूल डिलीट हो गए होंगे, आप चेक कर सकते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूं, परफेक्ट है, सारे रूल डिलीट हो गए। तो इस तरीके से रूल को बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट वो सारा कुछ तब होगा जब आपने जेसन फाइल्स अपलोड कर रखी होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा यही एक ट्रिकी था जो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, मज़ा आया होगा और ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। तो चलिए चलते हैं अब अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको ये लैब अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसे अच्छे से परफॉर्म कर पाए होंगे और आपको जीसीपी की ये सीरीज भी हमारी अच्छी लग रही होगी। तो एज यूजुअल जैसा मैंने बताया, आप हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक बताएं और सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है मेरे वीडियो में। अगर आप विदेश से या दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं और हमारे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहां पर हमें डोनेट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी पेपाल का और गूगल पे का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और
एज यूजुअल बात को आज किसी गजल के साथ खत्म करते हैं और आज अपना ही लिखा कुछ सुनाता हूं। मुझे नहीं पता ये गजल है या नज्म है, मैं इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकता क्योंकि ये कुछ अल्फाज हैं जो कभी मेरे दिल से निकले थे और मैं वो बस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये कुछ यूं है कि कोई कह दे जरा उनसे अभी रूठा हुआ हूं मैं, मेरी आंखों में आंसू हैं अभी टूटा हुआ हूं मैं। कोई जब छोड़ जाता है अकेलापन सताता है, एक बच्चा बाजार में रोता हुआ हूं मैं। मुझे मालूम है तुमको याद मेरी सताती है, सिसकती हो वहां पर तुम मेरी जब याद आती है। भला फिर कैद हो क्यों तुम जमाने भर की बातों में, शहर दिल्ली को एक रेल वहां से रोज आती है। कोई कह दे जरा उनसे दीवानापन जरूरी है, मोहब्बत दिल में है गर तो जताना भी जरूरी है। अभी देखा है क्या उसने सितम जालिम जमाने का, यहाँ लड़ना जरूरी है यहाँ मरना जरूरी है। कोई कह दे जरा उनसे उन्हें अब जागना होगा, यूं कब तक चलेंगे हम हमें अब भागना होगा। जुदा होने से अच्छा है कि मर जाएं हम दोनों, ना कोई बेवफा होगा ना कोई आशना होगा। कोई कह दे जरा उनसे जवानी 4 दिन की है, ये खुशियां 4 दिन की हैं ये बारिश 4 दिन की है। भला फिर सोचते हो क्यों यहाँ तुम 5वें दिन की, हमें मालूम है अपनी कहानी 4 दिन की है। कोई कह दे जरा उनसे कि कुछ वादे अधूरे हैं, पूरे हुए हैं कुछ आधे अधूरे हैं। उन्हीं वादों की खातिर तुमको अब लौटना होगा, पूरे करने होंगे वो भी जो छूटे अधूरे हैं। कोई कह दे जरा उनसे उन्हें अब बोलना होगा, छिपा है दिल में उसके क्या उन्हें मुंह खोलना होगा। बहुत गा चुके मोहब्बत के गीत यहाँ शौकीन, फजाओं में बगावत के सुरों को घोलना होगा। तो ये कभी लिखा था मैंने, तो बस जस्ट आपके साथ शेयर किया। और शौकीन जो है ये मेरा कभी तखल्लुस हुआ करता था, मेरा पेन नेम हुआ करता था। जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था तो लोग भूपेंद्र राजपूत शौकीन के नाम से जानते थे। हर एक शायर का एक तखल्लुस होता है, जैसे कि बरेलवी साहब है, वसीम बरेलवी उनके नाम में लगा है, या फिर राहत इंदौरी साहब है उन्होंने इंदौरी लगा रखा है, शकील बदायूनी ने बदायूनी लगा रखा है। तो हर कोई अपना लगाता है। अहमद फराज उन्होंने फराज लगा रखा था। तो हर कोई अपने तरीके से लिखता है। तो मैंने वहाँ पे शौकीन लिखा था। खैर अब वो सारी पुरानी बातें हो गई, तो कॉलेज वक्त में ये सब किया करते थे तो तब मैंने लिखा था। और कुछ इस तरीके की चीज़ें थी। तो चले, बाकी इस डायरी में बहुत कुछ है, तो वक्त आने पे और भी सुनाएंगे। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।